हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है फिलर फॉर्म पे। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए डेली लेके आती हूँ 3 बजे कॉमर्स की क्लासेस, राइट। सो अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसमें कुल मिला के हमने बात कर ली है 7 चैप्टर्स की, राइट स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आय की अवधारणा के बारे में बात की थी। मैंने सभी को बोला था अभी तक जो हमने पढ़ लिया है यूनिट 3 में, आप सभी उसको रिवाइज कर लीजिएगा क्लास लगा के, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यूनिट 3 में से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, जो भी क्लासेस होती है उनके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाती है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड जो नोट्स हैं वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अभी से कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था जिसकी वजह से मे बी एरर बता रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, वो आपका रेक्टिफाई करके आपको सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड साथ ही साथ पेपर 2 की ये सभी क्लासेस फिलर फॉर्म पे होती है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स की, वो अपने अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। या तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास में। जो PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 3 के। तो कुल मिला के अभी तक जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से ही क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, तो सभी को अच्छे से स्कोर करना है, अच्छे से सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताने। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी तक हमने फर्स्ट 2 लेके 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, और साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू 9th नंबर चैप्टर पढ़ लिया है। अब बात करते हैं MCQs क्वेश्चंस की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ राशनल पर्सन इज वन दैट। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि राशनल, हमने कहाँ पढ़ा था राशनल के बारे में मैम? जब हमने 5th और 6th चैप्टर पढ़ा था, उनमें जो मान्यताएं थी ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच की, दोनों में यही एजम्पशन था कि जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, राशनल होता है। अब यहाँ पे राशनल का क्या मीनिंग है? राशनल पर्सन इज वन दैट, कौन होता है एक राशनल पर्सन? 4 ऑप्शन है आपके पास। इज रीजनेबल, उचित है। मेक्स चॉइसेस दैट आर इजीली अंडरस्टूड, आसानी से समझ में आने वाले विकल्प अपनाता है। या फिर पजेसेस वेल डिफाइंड गोल्स एंड सीक्स टू अचीव देम, अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों के पास जाता है और उन्हें प्राप्त करने की ट्राई करता है, राइट। एंड नेक्स्ट है बिलीव्स द क्लेम्स मेड बाय इन्फॉर्मेरिकल्स, ये मानता है कि जो दावे किए गए हैं इन्फॉर्मेकल्स के द्वारा उनके बारे में। और फिर है हाईली साइनिकल, यानी अत्यधिक निंदक होता है। अब बताइए राशनल पर्सन इनमें से कौन होता है? तो जो नेगेटिव पॉइंट है उनको तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि राशनल पर्सन कुछ भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो जो निंदक है वो तो सीधा का सीधा आपका कट हो गया। देखिए क्वेश्चंस को इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे कि जो आपको लगता है, लाइक मान लीजिए हमें पता है इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, तो उसको आपने क्या किया, पहले से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। फिर जो आपके बचते हैं ऑप्शंस, उनमें से आप देखोगे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि 2 ऑप्शंस में हमें क्या होती है, 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें से जो हमें बेस्ट वन ऑप्शन है उसको चूज करना होता है कि ये सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है हमें जो क्वेश्चन पूछा है उससे, राइट। तो चलिए देखिए रीजनेबल, ये कॉमन लग रहा है, राइट, कि राशनल पर्सन उचित है, ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। फिर मेक्स चॉइसेस दैट आर इजीली अंडरस्टूड, हाँ ये थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है कि आसानी से समझ में आने वाले विकल्प अपनाता है। बट राशनल, हमने तो पढ़ा था राशनल होता है जिसे सारी समझ होती है, जो अनेक विकल्प देखता है, राइट। तो पजेसेस वेल डिफाइंड गोल्स, उसका गोल क्या रहता है, अच्छी तरीके से परिभाषित लक्ष्यों के पास है। एंड सीक्स टू अचीव देम, मतलब उसका पहले से डिसाइडेड है कि उसको पर्टिकुलर चीज़ें क्या करनी है, परचेज करनी है इस पर्टिकुलर प्राइस में और अपनी इनकम को देखते हुए। तो वो क्या करेगा, पहले उसके माइंड में जो गोल डिसाइड है उसके पास जो अवेलेबल है प्राइस के अकॉर्डिंग, जो वस्तुएं उसे अवेलेबल हो रही है उनको वो खोजेगा। तो यहाँ पे आपका जो सबसे इफेक्टिव जो आंसर है, ऑप्शन है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, possesses well defined goals and seeks to achieve them। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर है। अब पता चल रहा है जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं JRF की, उनके लिए ये मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसा पता होना चाहिए कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से किस तरीके से पुटअप होंगे, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं एग्जाम उनको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए सभी को अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी इज द सीमांत बेनिफिट, यानी एक गतिविधि का सीमांत लाभ क्या है। अब यहाँ पे नाम आ गया। अगर आपको कीवर्ड्स पता है मार्जिनल, हमने मैम पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ ली, हमने मार्जिनल रेवेन्यू भी पढ़ा है, राइट। तो हमें सीमांत क्या होता है इसके बारे में तो हमें कुछ तो पता चला है। मैंने एक ही सेंटेंस को कीवर्ड के अकॉर्डिंग बार बार रिपीट किया था, और वही अगर ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है तो तुरंत बिना सोचे समझे आप क्या कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो, राइट। अब ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी इज द, सीमांत लाभ क्या होता है, सेम एज द टोटल बेनिफिट ऑफ द एक्टिविटी, मतलब जो कुल लाभ होता है वही सीमांत लाभ होता है। चलो नेक्स्ट, टोटल बेनिफिट डिवाइडेड बाय द लेवल ऑफ द एक्टिविटी। जब टोटल बेनिफिट को हम डिवाइड कर देते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी में तो आता है मार्जिनल बेनिफिट। या फिर चेंज इन एक्टिविटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन बेनिफिट, जो एक्टिविटी में चेंज हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बेनिफिट में चेंज हो रहा है उससे। या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट एसोसिएटेड विद एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द एक्टिविटी, तो अतिरिक्त लाभ गतिविधि की अतिरिक्त इकाई के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट वन गेट्स फ्रॉम एक्टिविटीज दैट आर हेल्दी बट अनप्लेजेंट, मतलब एक अतिरिक्त यूनिट लेकिन जो कि हेल्दी तो है लेकिन अप्रिय है। अब बताइए मुझे करेक्ट आंसर। मैंने जब मार्जिनल पढ़ाया था आपको, सीमांत यूटिलिटी पढ़ाई हो चाहे सीमांत आय पढ़ी हो, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, मैंने बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट किया था, अतिरिक्त इकाई का यूज करने पर, अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पे या अतिरिक्त इकाई को सेल करने पे। तो उसी से हम मार्जिनल को देख सकते हैं, मार्जिनल बेनिफिट को भी। एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी अतिरिक्त लाभ गतिविधि, मतलब कि एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से जब हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वही हमारा होता है मार्जिनल बेनिफिट। जब किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से, किसी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट की एक्टिविटी की वजह से जब हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वही तो होता है हमारा मार्जिनल बेनिफिट। हमने यूटिलिटी में क्या देखा था कि एक्स्ट्रा कोई भी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पे जो हमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है, वही होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही कॉन्सेप्ट किस में होगा, प्रॉफिट में या बेनिफिट में लागू होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, एक्स्ट्रा बेनिफिट एसोसिएटेड विद एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। अतिरिक्त इकाई का यूज करने पे हमें अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, वही होता है हमारा सीमांत लाभ, मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है। आई होप क्लियर है। ऐसे आपको कीवर्ड्स और सेंटेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, आपस में जब आपके माइंड में सेट हो गया कि मार्जिनल क्या होता है, अतिरिक्त इकाई, तो वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट एक कीवर्ड मिल गया ना आपको, तो आपको उस ऑप्शन के बारे में पता चल जाएगा, राइट। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स। अरे मैम ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मांग का नियम क्या कहता है, बताओ जल्दी से मुझे। As the quantity demanded rise, the price rise. As the price rises, the quantity demanded rises. As the price rises, the quantity demanded falls. As supply rises, the demand rises. तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब हमें वैसे पता है, हम बिना ऑप्शंस को देखे भी बता सकते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो घूम जाते, क्या प्राइस, क्वांटिटी, क्या सप्लाई, सब मिक्स हो रहा है। तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट में फोकस करना है कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। हमें पता है व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीज। अब कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है, देखिए कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांग की मात्रा बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ता है, ऐसा होता है लॉ ऑफ डिमांड में? नहीं। आगे देखते हैं फिर, प्राइस राइसेस, क्वांटिटी डिमांडेड राइसेस, ये तो वही घुमा के दूसरी तरीके से वही बात बोल दी, दोनों राइस हो रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। एज द प्राइस राइसेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। हाँ ये कुछ समझ आ रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड गिर रही है, या दिस इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सप्लाई राइसेस डिमांड राइसेस, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है लॉ ऑफ डिमांड से, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। व्हेन प्राइस, एज द प्राइस राइसेस, जब प्राइस बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो गिर जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है, हमने अच्छे से पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटीज। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें
बेसिक तो पता होना ही चाहिए, राइट। तो देखिए कितना बेसिक में से क्वेश्चन उठ के आया है कि जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी आर्थिक समस्या है समाज की। तो बताइए, 4 ऑप्शंस हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जिनको अच्छे से बेसिक क्लियर नहीं है इकोनॉमिक्स का, उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजेबल हो सकता है, राइट। तो अब देखिए ऑप्शंस हैं 4 यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इनइक्वलिटी, असमानता, 10 है पॉवर्टी, गरीबी एंड स्कैरसिटी, कमी। अब बताइए मुझे 4 ऑप्शंस में से मेजर मैन जो समस्या है कौन सी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है। मैम ये तो सारी समस्या ही होती है हमारी उसमें जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया की, अगर हम लेके चले तो ये चारों टाइप की ही है मैम, है ना। पर पहले हमें इकोनॉमिक्स का मीन पता होना चाहिए, राइट। हमने क्या पढ़ा था कि मेजर प्रॉब्लम क्या है, कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज की क्या है, स्केर्सिटी है, कमी है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेन मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्केर्सिटी हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो लगा ना थोड़ा कंफ्यूजेबल, क्योंकि सारी ही क्या है समस्याएं हैं, लेकिन मेजर मतलब जो एकदम कनेक्टेड है अर्थशास्त्र से, वो कौन सी है मेन जो हमारी मेजर प्रॉब्लम, वो तो यही है ना। सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, स्केर्सिटी है, संसाधनों की कमी है, इस वजह से और सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उत्पन्न होती है, राइट। तो यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो क्या है, वो होगी आपकी स्केर्सिटी, कमी। आई होप क्लियर है सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत इजी है, एकदम इजी है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, बताइए मुझे जल्दी से। आई थिंक इसमें तो ऑप्शंस नहीं, डायरेक्ट आपको पुट करने की जरूरत है आंसर को, राइट। बताइए, मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, आधुनिक और पारंपरिक उद्योग। फिर बी ऑप्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, विदेशी और घरेलू निवेश। कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस आर्मिंग, वाणिज्यिक और निर्वाह उत्पन्न होना। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। इंडिया इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, राइट। क्या है यहाँ पे, सार्वजनिक और निजीकरण दोनों चीजें हैं। तो कौन सी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं, साथ ही साथ निजीकरण भी होता है, अंबानी भी है, रतन टाटा भी है, राइट, उनकी भी चलती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई, जहाँ पे सार्वजनिक और निजीकरण दोनों की स्थिति रहती है, लाइक अवर इंडिया। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, राइट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका होगा यहाँ पे करेक्ट। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ कमोडिटी। वस्तु की मांग से आपका क्या अभिप्राय है। जब हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात की थी कि व्हाट इज डिमांड, आखिर मांग होती क्या है। तो मुझे बताइए इन 4 ऑप्शंस में से which one is demand, right? A desire for a commodity, commodity की इच्छा, वस्तु की इच्छा। need for the commodity, वस्तु की आवश्यकता। quantity demanded of that commodity, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा। फिर quantity of the commodity demanded at a certain price during any time of पीरियड, एनी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, राइट। ऐसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एक निश्चित मूल्य पर, एक पर्टिकुलर निश्चित समय पर निश्चित वस्तु की निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा। अब विच वन इज डिमांड, टेल मी। मैम हमने तीनों में डिफरेंस पढ़ा था कि डिज़ायर क्या होती है, वांट या नीड क्या होती है, और डिमांड क्या होती है। तो ये दोनों तो एकदम रॉन्ग हो जाएंगे, नीड और डिज़ायर ऑप्शंस, राइट। अब जो मात्रा है क्या वही डिमांड होती है, नहीं। मतलब एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर मांगी गई वस्तु की मात्रा ही क्या होती है, डिमांड होती है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है, हमने अच्छे से पढ़ा था। जब कंज्यूमर एबल होता है उस सामान को खरीदने के लिए भी, राइट, उसके पास पैसे भी होते हैं, उसकी डिज़ायर होती है, उसकी वांट भी होती है, तो और उसके बाद वो एबल भी होता है और लास्ट में क्या कर लेता है, खरीद लेता है, यानी मांगी गई मात्रा। तो यहाँ पे विच वन इज ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसी विशेष अवधि के दौरान एक निश्चित मूल्य पर मांगी गई मात्रा, वही होती है आपकी डिमांड, राइट स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस इज, लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन, वही सेम चीज पूछी है। चलो बताओ जल्दी से। इनकम एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी,
प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। किन किन के बीच संबंध बताता है आपका मांग का नियम? किन किन के बीच बताता है? एक कमोडिटी की इनकम, ये क्या लिखा है इसमें? इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी उपभोक्ता की आय और प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत, इनके बीच बताता है। या फिर प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, एक वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच संबंध बताता है। आय और मात्रा के बीच संबंध बताता है। या फिर मात्रा और सप्लाई यानी कि पूर्ति के बीच। मैम बहुत इजी है, ये तो हमें पता है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक वस्तु की कीमत और एक वस्तु की मात्रा, यही बताती है आपका मांग का नियम। वस्तु की मात्रा और वस्तु की मांग के बीच संबंध बताता है आपका मांग का नियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है? यहाँ पे सिचुएशंस बताई हैं। फॉलिंग कर्व होता है, गिरने की अवस्था होती है। राइजिंग कर्व होता है, राइजिंग कर्व मतलब बढ़ता हुआ वक्र होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। अब अगर आपको कीवर्ड याद है, हमने बार बार इसी जो वर्ड है इसी सेंटेंस को रिपीट किया था। डिमांड कर्व कैसा होता है बताओ मुझे जल्दी से। इनमें क्या होता है? डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब डिमांड गिरती है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। तो इनवर्स रिलेशन की वजह से हमने बहुत सारे क्या पढ़े थे, कारण भी पढ़े थे कि क्यों होता है आखिर डिमांड कर्व। तो कैसा होता है जल्दी बताओ। जी मैम हमें याद आया, डिमांड कर्व होता है, कैसा होता है? डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। राइट स्टूडेंट्स, सभी को याद है अच्छे से, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, जब हमने पढ़ लिया डिमांड इसलिए हमको पता चल गया, बहुत इजी लग रहा है हमें, राइट? बहुत बेसिक से उठ के आया है। पर ऑप्शंस आप देखिए, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा फॉलिंग कर्व और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। चलिए राइजिंग वाला तो हमें पता है नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है, वो हमने कट कर दिया। लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में हमेशा आपको कन्फ्यूजन होती है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, कीवर्ड समझा हुआ होता है, तो आपको तुरंत दो में से मिल जाता है बेस्ट ऑप्शन। जैसे हमें इन दो में से मिल गया, क्योंकि हम फॉलिंग कर्व में भी कंफ्यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि जो डिमांड कर्व वो भी नीचे की ओर, हम ये सोच सकते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, राइट? तो इसीलिए अगर हमें कीवर्ड्स ध्यान में है तो हम तुरंत ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, राइट? अभी हमें बहुत ईजी लग रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि आपको जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें आपका क्या होता है, माइंड लगाना पड़ता है आपको थोड़ा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A positive cross elasticity of demand coefficient indicates that एक जो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। अब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, सबसे पहले क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। कोफिशिएंट मतलब फिर सकारात्मक किस में होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है। जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कमी या वृद्धि होती है तो उसमें जो बेसिक गुड्स है उसमें क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है उसकी मात्रा में, वही तो होती है हमारी, क्या होती है बोलो, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब उसमें दो चीज़ें हमने देखी थी, सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। अब पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन पूछा है, राइट? तो अब ऑप्शंस देखते हैं फिर हमें पता चलेगा। पॉजिटिव रिलेशंस का मतलब कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी और प्राइस घटता है तो डिमांड घटेगी। ऐसा किस सिचुएशन में होता है मैम? ये तो हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था, अपवाद पढ़े थे कुछ लॉ ऑफ डिमांड के, राइट? तो ऐसा किस सिचुएशन में होता है? टेल मी। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए। अ प्रोडक्ट इज एन इंफीरियर गुड, बस मिल गया हमें हमारा कीवर्ड, राइट? फिर भी ऑप्शंस देखिए। अ प्रोडक्ट इज अ नॉर्मल गुड, टू प्रोडक्ट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, टू प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बताइए कंफ्यूजिंग है या नहीं, जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। अब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो हमें सीधा सीधा पता है इंफीरियर गुड्स के सिचुएशन में ऐसा होता है, राइट? बट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या पूछा है यहाँ पे? क्रॉस इलास्टिसिटी, रिलेटेड गुड्स। तो हमने तो दो ही पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आया समझ में? हम क्या करते हैं,
हैं, सीधा टिक कर देते हैं इन्फीरियर गुड्स पे। हाँ, यही तो एक्सेप्शन है। बट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रॉस में पूछा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो हम किस में देखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापित गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। दोनों का रिलेशन अब हम देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एग्जाम्पल से हमने देखा था कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो जो कार की जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। अगर पेट्रोल का प्राइस घट रहा है तो कार की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसमें तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव तो सीन नहीं है। अब सब्स्टिट्यूट में देखते हैं, प्रतिस्थापित में देखते हैं, चाय और कॉफ़ी, राइट। अगर चाय की प्राइस घट रही है तो कॉफ़ी की प्राइस क्या होगी, कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। मतलब चाय की प्राइस घट रही है तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग चाय लेना पसंद करेंगे। और अगर चाय की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि चाय का तो प्राइस बढ़ रहा है तो लोग क्या लेना चाहेंगे, कॉफ़ी। तो इन दोनों में आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव रिलेशन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ मैम, बिल्कुल आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉजिटिव जो रिलेशन है वो कौन इंडिकेट करता है, वो करता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो, सी हो जाएगा करेक्ट। 2 प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। उस सिचुएशन में, क्रॉस इलास्टिसिटी की सिचुएशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है 2 सब्स्टिट्यूट, 2 प्रतिस्थापित गुड्स में। चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। आपको याद होगा पहली क्लास में ही हमने बेसिक में ये पढ़ा था कि कोई भी जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या करनी पड़ती है, आर्थिक गतिविधि कर। 2 टाइप की हमने देखा था, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टूडेंट्स याद है सभी को? जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं ली है वो जाके शुरू से क्लास लेना स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है काफ़ी, आप कवर अप कर सकते हो, राइट। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बताइए मुझे जल्दी से, विच वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैम ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, राइट। चलिए देखिए, फर्स्ट है टू टीच सन एट होम, अपने बेटे को घर पे पढ़ाना। टीचिंग टीचर इन द स्कूल, टीचर जब स्कूल में पढ़ाते हैं। टू सर्व हर चाइल्ड बाय मदर, मदर के द्वारा अपने बच्चे की सेवा करना। टू प्ले फुटबॉल बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा फुटबॉल खेलना। मैम क्या, ये तो बहुत ईजी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी, जिसमें हमें होती है अर्निंग, कुछ ना कुछ बदले में क्या मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन में पैसे मिलेंगे, ऑफ कोर्स जब एक टीचर पढ़ाएगा स्कूल में तब उसे क्या होगी, अर्निंग होगी, उसे क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी, व्हाटएवर, राइट। तो विच वन इज करेक्ट आंसर हियर, टीचिंग टीचर इन द स्कूल इज करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन कभी कभी पुट कर देता है एनटीए वाले, राइट। तो यही है इनका बस। तो इसी तरीके से आपको पूरा प्रिपेयर रहना है अपने क्वेश्चन के प्रति, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, डिमांड एक फंक्शन है, एक कार्य बोल सकते हैं। किसका फंक्शन है, इनकम का, एडवर्टाइजमेंट का, कंज्यूमर्स का, या फिर प्राइस का। अगर सभी को लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होती है अच्छे से पता है, तो डिमांड किसके साथ मिलकर कार्य करता है, कैसे हम किसी भी सिचुएशन को डिसाइड करते हैं। मैम हम रिलेशन देखते हैं किस किस में, हाँ इनकम के साथ भी देखते हैं, लेकिन फंक्शन किसका है, डिमांड। डिमांड तो सीधा सीधा सा प्राइस का फंक्शन है, प्राइस बढ़ती है घटती है, डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, बोलो जल्दी से, प्राइस, राइट। तो जल्दी से क्विक दिमाग लगाया इसमें, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, प्राइस इज करेक्ट हियर, राइट। आई होप इनमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी हियर, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, ध्यान से पढ़िए, जब किसी उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है, एंड द डिमांड फॉर द गुड एक्स ऑफ हिज कंजप्शन डिक्रीज, जब इनकम बढ़ रही है तो वस्तु की मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। देन गुड एक्स इज सेड टू बी, तो उस एक्स गुड को हम क्या बोलेंगे। ध्यान दो, जब इनकम बढ़ रही है तो मांग, वस्तु की मांग कम हो रही है, तो कौन सा गुड होगा, बहुत इजी है, जल्दी से बता दो। मैम सीधा सीधा हमें पता है, गिफिन गुड्स होगा, राइट। हमने देखा था, अगर बाजरे का एग्जांपल याद है सभी को, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम बाजरे की जगह क्या खाना प्रेफर करेंगे, हम व्हीट, गेहूँ खाना प्रेफर करेंगे, है ना। तो बाजरे की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर इनकम बढ़ रही है और डिमांड घट रही है तो कौन सा होगा इसमें,
गिवन गुड इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए आगे। अब आ गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशन प्रत्यक्ष संबंध कौन सा होता है? प्रत्यक्ष संबंध में कर्व की सिचुएशन कैसी होती है, इनवर्स में कैसी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम रिलेशनशिप में कैसी होती है, अनरिलेटेड रिलेशनशिप कैसी होती है। तो देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप स्लोप डाउनवर्ड। अब बताना है आपको मैच करके कि कौन सा सही है। आइदर अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, स्लोप्स अपवर्ड, चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। ये क्या क्या मैम, आपने तो क्वेश्चन ही बोल दिया, हमें कुछ समझ नहीं आया। आपको बताना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप जब होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स पॉजिटिव, कि एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, उस सिचुएशन में कैसा होगा डिमांड का। देखिए अगर इसमें से आपको दो का नहीं पता है पर दो का जरूर पता होगा, क्योंकि इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पढ़ा है, तो उन दो के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं ना। तो जो पॉजिटिव होगा उसका स्लोप कैसा होता है बताओ मुझे जल्दी से, जिनमें पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव का तो हमें पता है ना, डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, और डिमांड कर्व कैसा होता है, अभी अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन में बात की, स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, राइट। तो हमने सेकेंड ऑप्शन को लगाया, स्लोप डाउनवर्ड कहाँ है, फर्स्ट। तो आपका जो बी है उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट। अब ऑप्शंस में देख लीजिए, ये लो सीधा सीधा बी फर्स्ट किस में दिख रहा है मैम, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो मिल गया आपको आंसर, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। और फिर आगे भी देख लो, डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, कर्व कैसा होता है मैम, अगर जो इनवर्स है उसमें डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव में क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ए में कौन सा हो जाएगा, स्लोप्स डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ए में ऑप्शन नंबर थर्ड, बी में ऑप्शन नंबर वन। अब दोनों अपने आप आपको आंसर मिल गए। मैक्सिमम और मिनिमम रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा या सबसे कम जब रिलेशनशिप होता है तो आपका कर्व कैसा होता है, चेंज डायरेक्शन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मतलब एक निश्चित बिंदु के बाद क्या होती है, जो कर्व है उसकी दिशा बदलती है ना। इसको थोड़ा सा क्रम या ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ऐसा कर्व हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, बट अगर आपको दो भी बताए तो आपको आंसर मिल गया है ना। और इन टू की वजह से, और जो टू टर्म्स हैं उनके बारे में भी आपको जानने को पता चल गया कि जब अनरिलेटेड रिलेशनशिप होती है, मतलब असंबंधित संबंध होता है, तब आपका कर्व कैसा होता है, आइदर अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और अ हॉरिजॉन्टल, यानी या तो एकदम वर्टिकल सीधा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की ओर होगा, राइट। ऐसा आपका कर्व होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है अच्छे से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसको लेंदी लग रहा है देखने में, बट चलो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड। तो कुल व्यय विधि हमने पढ़ी थी, याद है सबको अच्छे से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहली विधि जब प्राइस की इलास्टिसिटी कीमत लोच में हमने पढ़ी थी कुल व्यय विधि, राइट। व्हेन यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, जब एक से ज़्यादा क्या होती है, आपकी मांग की लोच होती है, तब कैसी सिचुएशन होती है, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट है आपका ए, इफ द प्राइस फॉल्स एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स, एंड इफ प्राइस राइसेस एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो राइज। क्या होता है, ऐसा होता है कि जब कीमत में कमी होती है किसी वस्तु की प्राइस में, तो उस पर व्यय भी कम होता है, मतलब उस पर खर्चा भी कम लगता है, और अगर कीमत में वृद्धि होती है तो खर्चा व्यय ज़्यादा लगता है। बताना मुझे ऐसा होता है क्या। नेक्स्ट देखिए, मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा क्या होगी, क्या बोला मैंने कि प्राइस बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा मात्रा में डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस घट रही है तो उससे ज़्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ेगी। ऐसा होता है क्या, बताना मुझे। आगे देखिए, कुल व्यय कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाएगा।
कि टोटल एक्सपेंडिचर विल चेंज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइस चेंज। ऐसा है क्या, बताओ मुझे। तो अब देखिए, ये जो ए और सी ऑप्शन है ना, इनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। पूछो कैसे, कि दोनों आपस में क्या है, एक सही है एक गलत, मतलब एक तो नेगेटिव रिलेशन बता रहा है, एक पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि अगर कीमत में कमी होती है तो व्यय में भी कमी होती है, कीमत में वृद्धि होती है तो खर्चा भी ज़्यादा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही नज़र आ रही है यहाँ पे। जबकि सी ऑप्शन क्या कहता है, विपरीत सिचुएशन होती है कि अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो व्यय कम होगा, और अगर कीमत में कमी हो रही है तो व्यय ज़्यादा होगा। अब बताओ कौन सा सही है, इनमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैम जब हमने पढ़ी थी मांग की लोच, तो उसके हिसाब से तो हमें यही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि एक्सपेंडिचर और जो प्राइस है उसमें क्या होता है, आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो व्यय भी कम रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमने यहाँ पे सही कर दिया। ठीक है, अब देखिए ए और सी में से तो मतलब जिसमें सी है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको करेक्ट या इनकरेक्ट बताना होता है वो आप कर सकते हो, है ना। अब देख लीजिए कि बी किस तरीके से सही है। अभी अभी हमने देखा कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा। जी हाँ मैम, जब मांग की लोच एक से अधिक होती है उस समय तो यही होता है कि प्राइस जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा मात्रा में डिमांड क्या होगी, घटेगी, और प्राइस जितने परसेंटेज घटती है उससे ज़्यादा मात्रा में डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही तो बी ऑप्शन कह रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट इन एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप क्लियर है, अच्छे से क्वेश्चन समझे हो, ऑप्शन समझे हो और फिर करेक्ट ऑप्शन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग का। तो यहाँ पे हमने बात की थी कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ये चारों टाइप की उपयोगिताएं क्या होती हैं हमने अच्छे से देखा था। तो अब आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन किस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो जल्दी से मुझे बताइए, देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल, मार्जिनल, टोटल। आप बताइए। डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे तो आ गया अतिरिक्त नाम, तो अतिरिक्त नाम से ही समझ में आ रहा है मैम कौन सी होगी, बोलो। होगी आपकी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सी ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। और किसी में भी है, नहीं मैम सिर्फ सी में है। तो देखिए सिर्फ एक जो आपने ऑप्शन करेक्ट किया उससे आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए ए में कौन सा होगा, कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है, एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स, सटीक इकाइयों में व्यक्त। इकाइयों में हमने देखा था ना, 2 यूटिल की उपयोगिता मिलेगी, 3 यूटिल की जब हम पानी पिएंगे, वाटर का जब हम यूज करेंगे, तो राइट। तो यहाँ पे आपका कार्डिनल यूटिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं, फिगर्स में मेजर करते हैं। यही बोर्ड आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ए में हो जाएगा सेकंड। आगे देखिए अभी ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक विशेष वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त। सभी इकाई मतलब कुल इकाई, हमने पढ़ा था कुल इकाइयों का उपभोग करने से होने वाली प्राप्त उपयोगिता को हम क्या बोलते हैं मैम, बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। तो डी में क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा आपका थर्ड। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, अभी तक डी में थर्ड हो गया। अब बचा कौन सा, ऑर्डिनल यूटिलिटी, एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। श्रेणियों में हम व्यक्त करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसको, ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता को। तो किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा आपका 4। इस तरीके से ए में सेकंड, बी में 4, सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके क्वेश्चंस आज की क्लास के यूनिट नंबर 3 के। हमने कुछ PYQs किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, राइट स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई थी ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाए कि अभी तक के जो हमने चैप्टर्स किए हैं 1 से लेके 6 और 9th वाला चैप्टर, उनमें से किस तरीके से क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं, राइट। तो आगे अब
कल की क्लास से हम क्या करेंगे, आज वीकेंड था सैटरडे, तो मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। और कल संडे को हम क्या रखेंगे, डाउट सेशन हम रखेंगे। किस पे, गूगल मीट पे होगा। तो आपको लिंक्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो सब टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा उससे। तो आज संडे को जो भी जिनके भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे वो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ कुछ अगर टॉपिक्स हैं, अगर डाउट्स के बाद टाइम रहेगा तो जो टॉपिक्स अभी तक हमने कवर अप किए हैं चैप्टर्स, उनको हम रिवाइज करेंगे। कहाँ पे, गूगल मीट के अंदर। ठीक है, तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं वो सब रिवाइज करेंगे और फिर मिलेंगे गूगल मीट पे और करेंगे डिस्कशन टॉपिक से रिलेटेड और साथ ही साथ डाउट से रिलेटेड। ओके, कितने बजे बोलो, मैम वी नो, संडे को 9 PM हम रखेंगे गूगल मीट, राइट। तो सभी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी सभी को। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हुआ हो, तो ज़रूर जो वीडियो है उसको लाइक कर देना। बाकी आप सभी को पता है किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो कंटिन्यू करते रहिए प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी सभी को। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ एक और बता देती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट्स पेपर फर्स्ट की भी यहाँ से क्लासेस ले रहे हैं फिलर फॉर्म से, उनके लिए बीच में होल्ड कर दी गई थी, लेकिन अभी 14 फरवरी से कंटिन्यू आपकी जीके की और पेपर फर्स्ट की क्लासेस फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो कीप इट अप, आप लेते रहिएगा क्लासेस। 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी पेपर फर्स्ट की क्लासेस अगेन कंटिन्यूसली। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप फिलर फॉर्म के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो ये सभी वेबसाइट और सोशल साइट्स है, आप यहाँ पे जाके क्वेरी या फिर अपडेट ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल संडे 9 PM गूगल मीट पे एंड देन फिर मंडे को अपनी न्यू क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। प्रिपरेशन करते रहिए, रिवाइज करिए, सारी क्लासेस लगाइए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।